I welcome you all in the PSF program. This is the monthly program. Generally, we before the COVID-19 outbreak, we used to have a get together, and then we used to discuss the different social aspect, political aspect, even the technology aspect in the circle of professionals. This time, we got an opportunity with the great opportunity in the month of August, and tomorrow the Independence Day will be celebrated. So we have chosen a topic: modern India, freedom and dissent. This is the topic for the today program. So the flow of the program is we'll start with the recitation of Quran, and then I'll hand over this program to Mr. Nadeem Khan, and then he will follow the with the our party guest speaker. So with this, I would like to invite Mr. Syed Barkat Ali to start the program with the recitation of Quran Kareem. Over to you, Barkat Bhai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw walidain wal akhrabin in yakun ghaniyan aw faqira fallahu ala bihima fala tattabi'u hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'rizu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Translation: O believers, stand firm for justice as witnesses for Allah, even if it is against yourself, your parents, or close relatives, be they rich or poor. Allah is best to ensure their interest. So do not let your desires cause you to deviate from justice. If you distort the testimony or refuse to give it, then know that Allah is certainly all aware of what you do. Sadaqallahu Azim. Thank you, Brother Barkat. So with this, I'll just introduce Mr. Nadeem Khan. He is founder of United Against Hate. एंड आप जानते हैं कि ये यूनाइटेड अगेंस्ट हेट जिस एस्पेक्ट्स में काम करती है पूरे भारत में, जहाँ कहीं भी जुल्म हो, ज्यादती हो, जहाँ कहीं ही लोगों पे होता है जुल्म, वो किसी भी तबके का हो, उसके लिए यूनाइटेड अगेंस्ट हेट एक्टिव है और वो काम करती रहती है. आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा कि इसके डिफरेंट जो जुल्म ज्यादती हुई है उत्तर प्रदेश में, असम में, और मतलब मैं लिस्ट नहीं बता सकता हूँ, उसमें यूनाइटेड अगेंस्ट हेट का रोल रहा है कि वो लोगों को सामने लेके आए हैं, कि लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं और तमाम होने वाले जुल्म ज्यादती के खिलाफ यूनाइटेड अगेंस्ट हेट काम करती है. तो इसके साथ मैं आई गिव इट टू द प्रोग्राम फ्लो टू मिस्टर नदीम खान. ओवर टू यू ब्रदर नदीम खान. शुक्रिया मज़हर साहब. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू. आज जब हम 75वीं सालगिरह इंडियन इंडिपेंडेंस की मना रहे हैं, तो उसी के सिलसिले में आप लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है. तो तमाम ऑर्गेनाइजर्स को और दोस्तों को जो प्रोग्राम देख रहे हैं और ऑर्गेनाइज करने वालों को शुक्रिया कि आज की कुछ बातचीत हम इसी फ्रीडम के बारे में और आज का जो फ्रीडम, जो 1947 का फ्रीडम का स्ट्रगल था, और आज के कंटेंट में बातचीत करने की कोशिश करेंगे. हमारे बीच में सीए एक्टिविस्ट और स्टूडेंट लीडर आसिफ इकबाल तना है. आसिफ सीए के एक्टिविस्ट हैं, जामिया के स्टूडेंट लीडर हैं और अभी हाल ही में जेल से बाहर आए हैं. तकरीबन 1 साल पूरा जेल में रहने के बाद, जो सीए प्रोटेस्ट के बाद दिल्ली में दिल्ली कम्युनल वायलेंस के नाम पे क्रैकडाउन हुआ और गिरफ्तारियां हुई, इसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया और यूएपीए में जेल भेजा गया और 1 साल वो जेल में रहे और उसके बाद बाहर निकले हैं.
हमारे बीच में प्रोफेसर गजाला जमील हैं। गजाला जमील जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और उसके अलावा राइटर हैं, ऑथर हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ प्रोफेसर अपूर्वानंद हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं और उसके साथ साथ कॉलम निगार हैं। उनके आर्टिकल्स आप लगातार देखते रहते होंगे और उनके वीडियो आर्टिकल्स भी आप देखते होंगे। हमारे बीच में सलीम खान साहब हैं। सलीम खान साहब उर्दू अदब से आते हैं और सहाफ़ी भी हैं। वैसे प्रोफेशनली वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, लेकिन उसके अलावा वो अफसाना निगार यानी कि नॉवेल लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं और उर्दू सहाफत में एक जाना पहचाना नाम है। तो बहरहाल मैं कोशिश ये प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट इस तरह का रहेगा कि कोई स्पीच का आइडिया नहीं है कि कोई एक आदमी स्पीच देगा और उसके बाद स्पीच देने के बाद वो फिर दूसरा आदमी उस पर स्पीच देगा, बल्कि ये स्पीच से आगे बढ़कर एक कन्वर्सेशन, बातचीत की आज के मायने में आज़ादी के मायने क्या हैं, क्या हम समझते हैं, क्या हम कर सकते हैं और इसमें क्या बदलाव की गुंजाइश वाकई है या नहीं है। तो इन्हीं सब एस्पेक्ट्स पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आसिफ से। आसिफ, आर यू हियर? यस सर। हाँ, तो कुड यू ऑन द वीडियो? ऑन। तो आसिफ, आप अभी जेल से आए हैं और 1 साल करीब जेल में रहे हैं, तो हम सब के मुकाबले आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। आज जब आजादी के 75 साल हो गए और हम 75 साल जश्न मना रहे हैं, तो हम सबको याद है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो स्पीच थी टेररिस्ट ऑफ द नेशन, उन्होंने 1947 के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया था। तो तब एक तस्वुर है लाल किले का और विजय दिल्ली के अलग अलग संसद के आसपास के इलाकों का कि लोग बाहर निकल रहे हैं, हुजूम का हुजूम और वो खुशियां मना रहा है। और आज जब हम लाल किले को देखते हैं कि लाल किले को पूरा कंटेनर से ढक दिया गया है, तो ये डिफरेंस तो हमें साफ साफ नजर आता है। लेकिन आपके लिए आज़ादी के मायने क्या हैं, क्योंकि आप लगातार 1 साल जेल में रहे, तो आज दोनों आज़ादी, एक आपकी आज़ादी और एक ये मुल्क की आज़ादी के बीच में हिंदुस्तान का एक नौजवान आज़ादी को किस नज़रिए से देखता है, आपके पर्सनल और ओवरऑल एक्सपीरियंस पे 2 मिनट के अंदर आप इज़हार ख्याल करें, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ या अगली बातचीत की तरफ बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नदीम भाई। आपने जैसा कि कहा कि मुल्क की आज़ादी और हमारी आज़ादी, बिल्कुल मुल्क आज़ाद तो 47 में हुआ, लेकिन उस वक्त जो मुल्क की आज़ादी का जो तस्वुर था, जिस तरह से लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए थी, जिस आज़ादी की तरफ हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे थे, जिस मकसद के लिए, शायद देश तो आज़ाद हो गया लेकिन लोग आज़ाद नहीं हो पाए, लोगों की सोच आज़ाद नहीं हो पाई, लोगों को आज़ादी नहीं मिल सका। और इतना ही नहीं हुआ, बल्कि जो लोग उस वक्त आज़ादी की मुखालफत कर रहे थे, यानी कि लड़ाई जो आज़ादी चल रही थी उसकी जो लोग मुखालफत कर रहे थे या जो अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे, वो आज फिर सत्ता पे काबिज हुए और फिर वो उन्होंने गुलामी का जो तस्वुर था वो फिर से उन्होंने शुरू किया। पिछले चंद सालों में, मैं सबसे छोटा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस सबसे कम होगा, आप लोगों ने पूरी दुनिया देखा है, अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले चंद सालों में जो कुछ भी हमने देखा और जो कुछ हमने पढ़ा था पहले, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जो तस्वुर आज़ादी का हमारे बुजुर्गों ने देखा था, शायद वो तस्वुर और वो पूरी जो बुनियादें थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और फिर से वही चीज़ें जो अंग्रेज के ज़माने में हिंदुस्तान में था उसको फिर से वो जो है नाफिज करने की कोशिश की जा रही है मुसलसल। यानी पूरे मुल्क को जो है एक आइडियोलॉजी के खिलाफ जो है वो बनाने का जो है वो कोशिश किया जा रहा है। हिंदुत्व जो है काबिज होने के लिए बार बार कोशिशें कर रहा है, बार बार नफरतें फैला रहा है। इसी बीच में आज़ाद, फिर भी लोग आज़ाद हैं, लेकिन ये सरकार और ये हुकूमत जो नज़रिए को, इनकी जो आज़ादी है और जो आज़ादी के बाद की जो आज़ादी है कि जिसकी हम लोग बात करते हैं कि हमें जो है आज़ादी मिलनी चाहिए रहने के, खाने की, पीने की, उठने बैठने की, पहनने की, अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारने की, जब हम इसकी बात करते हैं हम लोग, तो फिर
एक बार फिर से गुलाम बनाने की कोशिश किया जाता है, यानी हमारी आजादी को सल्ब करके, हमारी आजादी को खत्म करके हमें जो है सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और बहुत सारे साथी आज हमारे सलाखों के पीछे हैं, यानी कैद हैं, आजाद नहीं है, और हम आजाद हैं। पिछले 1 साल हम जेल में गुजारे, और हमारे नजदीक तो आजादी, जेल से बाहर निकलना ही सिर्फ आजादी का मकसद नहीं रहा। हम ये सोचते हैं कि बिल्कुल हम जेल से आजाद तो जरूर हो गए हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है, जो विजन है, जो हमारी सोच है, वो ये है कि मुल्क को जो है वो फिर से दोबारा जो है आजाद किया जाए। कहीं भी अगर किसी तरह से लोगों की आजादी या लोगों के अधिकार का अगर हनन हो रहा हो, तो उसके लिए हम लोग संघर्ष करें और लड़ाई लड़े। और जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो भी हमारे साथी दिल्ली राइट्स के जो अभी जेल में, असल लड़ाई ये है कि उनको आजाद कराएं और फिर से दोबारा इस मुल्क को फासिस्ट गवर्नमेंट से जो है हम लोग आजाद करा सके, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ जेल से आजाद हो जाना जो है हमारा मकसद नहीं है। बिल्कुल मैं खुश जरूर हूँ कि मैं आज जेल से बाहर हूँ और आजाद हूँ, लेकिन अभी हमारा जो मकसद है या आजादी का जो विजन है, जो आजादी की जो सोच है, उस पर हम लोग जो है अभी पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि ऐसी आजादी हमें मिले कि जिसमें तमाम तरह की आजादी हो, औरतों को आजादी हो, और धर्म पे चलने की आजादी हो, लोगों को अपने हिसाब से जिंदगी गुजारना, उस हिसाब से जो इस देश के संविधान में जो अधिकार दिया गया है। देश आजाद होने के बाद जब संविधान बना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया, तो उसमें जो अधिकार दिया गया है तमाम धर्म के लोगों को, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर वो आदिवासी हो और ट्राइबल हो, उन तमाम लोगों की, महिलाएं हैं, उन तमाम लोगों की जो आजादी है, जो अभी इस देश में नहीं है, वो धीरे धीरे खत्म हो चुका है। तो हमारी यह है कि उस आजादी की तरफ जो है हमें बढ़ना है, और उस आजादी के लिए संघर्ष करना है और लड़ाई लड़ना है, ताकि मुल्क जो है वो दोबारा से आजाद हो सके। शुक्रिया आसिफ। सवालों का मैं सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ। मैं अपूर्वानंद साहब से मेरा सवाल है कि सवाल क्या, बस बातचीत का जो डायमेंशन है कि जिस वक्त ये फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था 1947 में, उस वक्त साहित्य की दुनिया में, अदब और कल्चर की दुनिया में एक बहुत जोश और बहुत वलवला था। प्रेमचंद का पूरा एक थॉट प्रोसेस मौजूद है। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर की पूरी बातचीत मौजूद है। फिर जो उस वक्त आज के जैसे जब हालात पैदा हुए तो बड़े शंकर विद्यार्थी जैसे लोग निकले, तो अदब की जो दुनिया थी, जो साहित्य की दुनिया थी, खासकर जो हिंदी साहित्य की दुनिया थी, उसका तस्वुर आजादी, उसका फ्रीडम के बारे में क्या आइडिया ऑफ द इंडिया में जो फ्रीडम का आइडिया है वो क्या था? प्रोफेसर अपूर्वानंद। देखिए, अदब का सियासत के साथ और समाज में जो तब्दीलियां होती रहती हैं, उनके साथ रिश्ता बहुत सीधा नहीं होता है। यह कि जो समाज में घट रहा है, चल रहा है, वो फौरन अदब में उसी तरह आए। हेलो जी, आवाज आ रही सर आपकी। हाँ, तो आप ऐसा करें कि बाकी लोगों का म्यूट कर दें। जी शो रहा है सर, म्यूट है बाकी लोग। आप एक बार अनम्यूट कर दें अपने आप को, तो सबको म्यूट करने में आप भी अनम्यूट हो गए। जी, मैं यह कर रहा था कि अदब और समाज की सतह पे जो घटित हो रहा होता है, घट रहा होता है, उसका रिश्ता सीधा नहीं होता है। फौरन वह चीज अदब में आ जाए, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन वक्त का जो तस्वर है, वक्त की जो फिक्र है, वह अदब में जरूर जाहिर होती है। और यह उस वक्त के सिर्फ हिंदी अदब में नहीं, उर्दू अदब को आप देखें, दूसरी जुबानों के अदब को देखें तो आपको दिखलाई पड़ेगा। लेकिन जिसे हम आज़ादी की तहरीक कहते हैं, वह सिर्फ अंग्रेजों के राज से आज़ादी की तहरीक नहीं थी। वो एक नए इंसान के को कैसे बनाया जाए, उसको कैसे गढ़ा जाए, उसको लेकर जो बहस चल रही थी समाज में, उसकी भी तहरीक थी। इसलिए आप ये देखेंगे कि एक तरफ तो ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ चल रही है मुहिम, लेकिन दूसरी तरफ जिसे आप अनटचेबिलिटी कहते हैं, अछूत मानने की जो प्रथा थी, उसके खिलाफ भी उतनी ही जोरों से मुहिम चल रही है। आप ये देखते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इत्तेहाद की मुहिम भी उसी तरह चल रही है। उसी बीच खिलाफत की तहरीक भी चलती है, और खिलाफत की तहरीक को लेकर
बिल्कुल अलग अलग किस्म के ख्यालात लोगों में दिखलाई पड़ते हैं। गांधी एक रुख लेते हैं और प्रेमचंद को आप देखते हैं गांधी के साथ खड़ा हुआ, जिसमें प्रेमचंद ये कहते हैं कि दरअसल कांग्रेस का फर्ज है मुसलमानों को यह यकीन दिलाने का कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल पर उनका उतना ही हक होगा जितना हिंदुओं का होगा, और उसके लिए कांग्रेस को आगे बढ़कर कोशिश करनी है। ये बात प्रेमचंद और वे अफसोस जाहिर करते हैं कि ऐसा कांग्रेस नहीं कर रही है, और ये बहुत अहम बात है जो प्रेमचंद कहते हैं। वो कहते हैं, और ये बात मैं आज से 100 साल पुरानी बतला रहा हूं, कि चूंकि हिंदू तकरीबन 20 करोड़ हैं उस वक्त की आबादी के लिहाज से, 20-22 करोड़, तो और वो सबसे ज्यादा हैं, तो कांग्रेस इसी बात में खुश हो जाती है कि वो इन लोगों से बात कर ले। अगर ये लोग कुछ करना तय कर लें तो फिर उन्हें कौन रोक सकता है। तो बाकी जो अकलियत है, जो कम तादाद में है, उनसे बात करने में कांग्रेस को दिलचस्पी नहीं है, यानी मुसलमानों से और बाकी कौमों से। और प्रेमचंद इस पर अफसोस जाहिर करते हैं और वे कहते हैं कि खिलाफत में जो गांधी की शिरकत है वो दरअसल इन तबकों को, जो हमारी अवामी तहरीक है, जो अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक है, उनमें एक दूसरे के साथ यकीन और एक दूसरे के साथ यकजहती के साथ लेकर चलने की कोशिश है। तो सिर्फ वो चीज नहीं है, बल्कि औरतों का मुकाम क्या होगा। इसलिए आप जो उर्दू अदब देखते हैं, वो उर्दू अदब अपने वक्त से काफी आगे बढ़ा हुआ दिखलाई पड़ता है। इसमें चुगताई दिखलाई पड़ती हैं, रशीद जहां दिखलाई पड़ती हैं, मंटो दिखलाई पड़ते हैं। और ये सिर्फ जैसा मैंने कहा कि सीमित तौर पर ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। औरत पे जो बंदिश लगी हुई है, औरत और मर्द के रिश्ते को लेकर, मोहब्बत के सवाल को लेकर जो पुराने ख्यालात हैं, उनकी धज्जियां उड़ाते हुए ये कहानियां लिख रहे हैं, और उसके चलते इनको लोग अदालत खींच ले जाते हैं। आप जानते हैं मंटो और इसमें चुगताई अदालत गए, और जो पुराने ख्याल के लोग थे, दकियानूस जो थे, और उन्होंने इन पर मुकदमे किए, जैसे प्रेमचंद पर भी मुकदमा हुआ। तो अदब ने समाज के हर हरकत को दर्ज करने की कोशिश की, और जैसा मैंने कहा कि उस वक्त के मिजाज को, और वो मिजाज क्या था? वो मिजाज था एक नया इंसान कैसे बनेगा, नया इंसान जिसमें एक दूसरे को समझने जानने की उत्सुकता हो, और जो एक दूसरे से बराबरी की सतह पर रिश्ता बना सके। सिर्फ ये नहीं कि हम अंग्रेजों को कैसे खदेड़ दें, अंग्रेजों को कैसे निकाल दें। तो यह अदब और जो मुहिम थी उसका रिश्ता था। शुक्रिया सर। मैं डॉक्टर सलीम खान से सवाल है मेरा। सवाल क्या, इस बातचीत का अगला रुख ये है कि उर्दू अदब का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में। बहादुर शाह जफर से जिसकी शुरुआत हुई, और उसके बाद अल्ताफ हुसैन हाली, बेरिड नारायण चकबस्त, हसरत मोहानी का खुद का इनकलाब जिंदाबाद का नारा, मौलाना जफर अली खान, मोहम्मद अली जौहर और सुरूर जहानाबादी वगैरह। तो ये पूरा एक तहरीक थी, उर्दू शायरों की और उर्दू शायरी की एक पूरी तहरीक आज़ादी थी। तो उस तहरीक आज़ादी जो उर्दू शायरों की तरफ से आ रही थी, अभी हिंदी साहित्य की बात हुई, खासकर प्रेमचंद की बात करी, और प्रेमचंद ने उस दौर में जिस तरह से आज़ादी के साथ साथ बाकी चीज़ों के खिलाफ लिखा, जो राष्ट्रवाद का एक बिगड़ा हुआ रूप है, उसके खिलाफ उसी वक्त प्रेमचंद ने लिखना शुरू कर दिया था, सांप्रदायिकता के खिलाफ लिखा। तो जो उर्दू अदब का रोल था, तो उर्दू अदब के पेश नजर क्या फ्रीडम थी, कौन सी आजादी थी जिसकी वो बात कर रहे थे? मेरे ख्याल में तो बुनियादी तौर से अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब अंग्रेजों की जो हुकूमत थी, जिस तरह से वो लोग हुकूमत कर रहे थे, उससे साफ महसूस हो रहा था कि कुछ बाहर के लोग हैं, वो अपने मफाद के लिए जो है वो इस मुल्क में आए हुए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे आए और फिर उन्होंने पूरे मुल्क पे कब्जा किया और यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, इनको कभी अपने बराबर नहीं समझा, और यहाँ को बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ। और ये तारीख का हिस्सा है कि यहाँ की जो इंडस्ट्री थी, जैसे रेशम की इंडस्ट्री जो सारी दुनिया में मशहूर थी, उसको उन लोगों ने कुचला। यहाँ जब मसाइल आए, मसलन ये कि तो सूखा पड़ गया, कहत आ गया,
तो उन्होंने जो है वो अपने स्टॉक्स को रिलीज नहीं किया। तो ये तमाम चीजें सारे हिंदुस्तान के लोग इसको महसूस कर रहे थे। और उसमें से जो अदीब होता है, जो शायर होता है, वो बहरहाल ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो वो आम लोगों से ज्यादा महसूस करता है। और उसके पास जो फन होता है वो इजहार का फन। जैसे अगर कोई आम आदमी किसी चीज को महसूस करता है तो वो उसको 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 लिख नहीं सकता, उस पे कोई नज्म नहीं कह सकता, गजल नहीं कह सकता, कहानी नहीं लिख सकता, कोई मजमून नहीं लिख सकता। लेकिन अदीब या शायर या अफसाना निगार, उसके अंदर ये सलाहियत होती है, तो वो महसूस भी करता है ज्यादा और उसका इजहार भी करता है अच्छे तरीके से। तो इस तरह से जो उर्दू अदब के लोग थे उन्होंने भी अपना काम किया। खुद प्रेमचंद जो है वो पहले उर्दू में ही लिखते थे और बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। और हिंदुस्तान के सारे लोग उस जद्दोजहद में शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे। तो मुसलमानों ने कुछ लोग सड़क पे नारे लगा रहे थे, कुछ लोग जो है वो स्टेज से तकरीरें कर रहे थे, और कुछ लोग जो है वो अदब तख्लीक कर रहे थे, कहानियां लिख रहे थे, नावलें लिख रहे थे और शायरी कर रहे थे। और इसके ज़रिए से वो बुनियादी तौर से अवाम में एक बेदारी पैदा कर रहे थे ताकि वो खड़े हों और वो जो साम्राज्य उनके ऊपर मुसल्लत है, जिसने उनको गुलाम बनाए रखा है, उसका कलावा अपने गले से निकाल के फेंक दें और आज़ाद हो जाएं। आसिफ से मेरा सवाल है, अब हम जब आसिफ के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ये बात कही जा रही थी कि ये जो सीए का बिल जब पास हुआ 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को राज्यसभा में और 10 दिसंबर को 2019 में सीए का बिल पास हुआ लोकसभा में। तो उसके बाद 13 तारीख से जामिया मिलिया में, 13 दिसंबर शाम से जामिया मिलिया में प्रोटेस्ट की शुरुआत हो गई। और वो प्रोटेस्ट जिस अंदाज में चला, पूरा प्रोटेस्ट सबने देखा कि वो उस प्रोटेस्ट में किस तरह से वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था। और उस प्रोटेस्ट में किस शुरुआत में ही 15 दिसंबर को किस तरह दिल्ली पुलिस घुसी और दिल्ली पुलिस ने छात्रों की पिटाई करी। उसके वीडियोस हैं, लाइब्रेरी में पिटाई करी, इवन लोगों के हाथ टूटे और कुछ स्टूडेंट्स की आंख भी चली गई। तो ये सारे वाकयात हुए हैं। तो डिसेंट जिसके बारे में हम बात करते हैं कि वो तो 1947 के पहले का दौर था जिसमें डिसेंट को जो सरकारें थी, अंग्रेज की सरकार, वो क्रश करना चाहती थी और मतभेद को वो बर्दाश्त नहीं करती थी, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त बियर नहीं करती थी। तो अचानक से जो हमने सीए के मूवमेंट में देखा, पहले दिन पुलिस की फायरिंग से वो 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में 23 लोग ऑन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड डेथ किए और 19 को मैंगलोर में, साउथ में कुछ लोग मारे गए। तो डिसेंट जो है, जो मतभेद है, उसके बारे में आसिफ, मैं आपसे मेरा सवाल है कि इस मतभेद की वजह से आपको, इस डिसेंट की वजह से आपको जेल में रहना पड़ा, तो वो जो डिसेंट की वजह से आपको जेल में रहना पड़ा, तो उसमें अभी आप क्या सोचते हैं? आपको कोई पछतावा है? आपको क्या लगता है कि हम सड़कों पर आकर प्रतिरोध नहीं करते या जामिया की सड़क पे नहीं बैठ जाते या मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जाके हम रैली नहीं करते, बल्कि हमें कुछ लिखना चाहिए था या कुछ ही और तरीके का प्रोटेस्ट करना चाहिए था? आपको कोई उस पर रिग्रेट है या आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से ये डिसेंट ठीक डिसेंट था और इसी अंदाज में डिसेंट हमारा होना चाहिए? ये बेसिकली सवाल इसलिए कि युवा का जो सोचना है, यूथ का जो सोचना है, वो ज्यादा एग्रेसिव होता है। तो आप एज ए यूथ क्या सोचते हैं? उस डिसेंट पे आपको कोई रिग्रेट है या आपको लगता है कि हमने जो किया वो सही किया? नहीं, आप बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी मुझे कोई पछतावा या अफसोस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल विरोध का आवाजें अलग अलग तरीके से उठाई जा सकती हैं। कोई लिख कर उठा रहा है, कोई बोल कर उठा रहा है, कोई सड़कों पे आके, तो हर एक अलग अलग पैटर्न है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आवाज उठनी चाहिए। लेकिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट होने के नाते और जब हमने जामिया के इतिहास को पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि जामिया से ही जो है खिलाफत मोमेंट और नॉन कॉपरेशन मोमेंट जैसे जो है तहरीकें चली मुल्क के आज़ादी के लिए। तो एक ऐसे दौर में जब हम जी रहे थे जहां से एक कम्युनिटी के लोगों को डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा था, सिर्फ सीए से, मतलब जब सीए आया वहीं से नहीं, या एनआरसी की ही मूवमेंट से नहीं, इससे पहले भी अगर हम देखते हैं तो ट्रिपल तलाक पे या बाबरी मस्जिद पे या मुस्लिम को जो है नजीब अहमद को जेएनयू से गैप कर दिया जाता है या लिंचिंग्स के केसेस है। इस तरह से ऐसा लग रहा था कि लोकतंत्र का जो सबसे मजबूत पहिया है मुस्लिम,
उसको डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि अगर इस देश में सबसे ज्यादा जो है, अगर अल्पसंख्यक समुदाय में अगर कोई सबसे ज्यादा है तो वो मुसलमान है। अगर मुसलमान को यहाँ पे टारगेट करके उनको खत्म कर दिया जाए तो यानी लोकतंत्र को खत्म करना सबसे इजी हो जाएगा। तो ऐसे हालात में और ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग सारी चीजों को देख रहे थे, तो उसी बीच अचानक एक ऐसा बिल आता है सीए जो प्रॉपर तरीके से मुस्लिम विरोधी था और संविधान विरोधी था। और जामिया जो कि मोमेंट से उठा हुआ यूनिवर्सिटी था, तो ऐसा लगा कि हम एज अ जामिया स्टूडेंट, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए स्टूडेंट, एज अ नागरिक मेरी ये जिम्मेदारी है कि हम जो है इसके खिलाफ आवाज उठाए, सड़कों पे आकर उठाए। और बहुत सारे लोग जो जामिया के स्टूडेंट है या जो सोशल एक्टिविस्ट है, सिविल सोसाइटी है, बहुत सारी जमातें हैं, तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन तमाम लोगों ने जो है इसको एक्सेप्ट किया कि आवाज उठनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के अंदर ये सलाहियत है कि वो लिख सकते हैं, और उन्होंने लिख कर जो है वो आवाज उठाया। बहुत सारे लोग बोल सकते थे, उन्होंने बोलकर आवाज उठाया। तो ये भी एक तरीका है, और मुझे किसी तरह का कोई अफसोस कभी नहीं था, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि हम लोकतंत्र को, और ये पूरा क्लियर हमारा था कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए, देश के गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए जो है हम लोग मोमेंट कर रहे हैं, हम लोग तहरीक चला रहे हैं, और हम लोग इसी सोच के साथ जो है इस मोमेंट का आगाज किए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि हम इसमें कामयाब भी थे, क्योंकि जिस तरह से डिसेंट्स के आवाजों को बार बार दबाने की साजिशें हो रही थी और अभी भी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उसमें हमें कामयाबी मिली है कि आज इस मोमेंट में भी लोगों को डराने की कोशिश की गई, हम लोगों को जेल में डालकर इसी बात का मैसेज देना था कि आप अगर आवाज उठाएंगे, आप बोलेंगे, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। या जो लोग बाहर थे उनको ये मैसेज दिया जा रहा था कि अगर आप लोग अब इनके बाद उठाओगे तो आपको भी जो है आपकी आवाजों को दबा के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, जो हालात अभी हम बाहर आने के बाद देख रहे हैं, उससे ये मुझे महसूस होता है कि लोग डरे नहीं हैं। लोग जो है अभी भी लोगों के अंदर जो है एक जो मोमेंट शुरू हुआ था सीए, उससे जो है आवाज जो है उठाने की लोगों के अंदर ताकत मिल रहा है। लोग जो है वो सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। कोविड की वजह से लोग थोड़ा सा अभी जो है इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग खुद इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो माहौल ऐसा बना है कि अगर जहां भी जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी, लोगों के अधिकार छीने जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि या किसी एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जाएगा, किसी को जात के बुनियाद पे, जात के बुनियाद पे, धर्म के बुनियाद पे अलग किया जाएगा। खासकर आजाद हिंदुस्तान में, जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने जो है इस मुल्क को लड़कर अपने खून और अपनी कुर्बानियां देकर जो है इस मुल्क को आजाद किया है, तो इस मुल्क के इंसाफ पसंद लोग और वो तमाम स्टूडेंट कम्युनिटी और वो तमाम इंसाफ पसंद लोग जो है वो सड़कों पे आएंगे और आवाज उठाएंगे, और इस पे कोई भी किसी तरह का किसी को पछतावा नहीं होगा, डर नहीं होगा। लेकिन इसका एक खतरा ये है कि अगर हम नहीं बोलते हैं और अगर हम आवाज नहीं उठाते हैं, तो ये जो है बेलगाम हो जाएंगे, और जब बेलगाम हो जाएंगे तो बेढंगे तरीके से, जिस तरह से अभी गजाला मैम बोल रही थी कि इकोनॉमिक जो है को लूट कर ले गए अंग्रेज, इसी तरह आज जो है ये मैं क्योंकि झारखंड का रहने वाला हूं और सारे स्टेटों में जहां से देश की इकोनॉमी मजबूत होती है, उन तमाम जगहों को ये टारगेट कर रहे हैं, और वहां से जो है वो इकोनॉमी को जो भी चीजें हैं जिससे देश बढ़ सकता है, देश में तरक्की हो सकती है, उसको खत्म करने की जो है वो ये प्लान कर रहे हैं। और इसी तरह जो हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, जो आजाद हिंदुस्तान का जो ख्वाब है, वो कहीं ना कहीं जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हमें बोलना चाहिए, और अगर हम नहीं बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो दास्तान है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमें जो है इतिहास में और हमें जो है हिस्ट्री में लिखा जाए या याद किया जाए, या हिंदुस्तान को जो है वो आने वाले वक्त में जो है कहा जाए कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत मुल्क था, जब हिंदुस्तान में कुछ फासिस्ट ताकतें काबिज थी, उस वक्त कुछ लोग थे जो हक और इंसाफ के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे, देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवाज उठा रहे थे, तो उनको जो है वो याद किया जाएगा। और अगर नहीं समझेंगे तो वाकई हमारा जो है कहीं भी किसी भी दास्तान में जो है हमारा तस्करा नहीं होगा, हिंदुस्तान का तस्करा नहीं होगा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आवाज उठनी चाहिए, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। शुक्रिया आसिफ। मेरा अगला सवाल अपूर्वानंद साहब से, उनको जानना भी है तो उनसे बातचीत कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अपूर्व सर, हमने देखा था, जैसे हम बात कर रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल की, तो फ्रीडम स्ट्रगल में हम देख रहे थे कि एक दौर था कि प्रेस जब्त हो जाती है हजरत मानी साहब की, और उसके बाद सरोजनी नायडू को भी जेल भेज दिया जाता है।
तो डिसेंट वहां से शुरुआत होती है और उस डिसेंट को भी क्रश किया जाता है। और अभी हालिया में हमने देखा हमारे दोस्त हैदराबाद के बुजुर्ग साहित्यकार वरवरा राव को भी भेज दिया गया। तो ये तो समझ में आ रहा है कि डिसेंट को क्रश करना इस तरह की जो हुकूमतें हैं उनकी आदत है, और ये सिलसिला पूरी दुनिया में भी चल रहा है। कभी कोई मुल्क ऐसे अछूते नहीं है जहां पे वो डिसेंट को बर्दाश्त किया जा सके। तो इस डिसेंट से हम के डिसेंट तो जाहिर सी बात है सोसाइटी में एक जैसा कोई हर इंसान सोच नहीं सकते, मैं और आप भी एक जैसा नहीं सोच सकते हैं। तो इस डिसेंट की जो फाइट है उसमें हम अपना प्रोस्पेक्ट कैसे रख सकते हैं, अपना प्रोस्पेक्टिव कैसे रख सकते हैं, और उसको हम किस अंदाज में आज के दौर की हालिया हुकूमत में जब आप एक फेसबुक पे लिख देते हैं, तकरीबन मुझे याद है कि जिस दिन बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था तो सिर्फ फेसबुक पे लिखने की वजह से 200 लोगों को जेल में डाल दिया गया था। तो आज की डेट में हमारा जो नौजवान है, ये नौजवान प्रोग्राम करा रहे हैं, तो इनका क्या तरीकेकार होना चाहिए इस डिसेंट से लड़ने के लिए? डिसेंट अपना कैसे जाहिर करें आज के माहौल में? देखिए किस तरह अपना विरोध जाहिर करें, प्रतिरोध जाहिर करें, या तो आप अपने चारों तरफ का माहौल देखकर तय करते हैं, और इसमें कोई शहीदाना बहादुरी की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रतिरोध की जिस वक्त जरूरत होती है उसी वक्त उसको जाहिर किया जाना चाहिए। उसे अगर हम स्थगित करते हैं और उसे आगे के लिए टाल देते हैं तो उसके मानी नहीं रह जाते। मसलन जिस वक्त शहरियत को लेकर यह नया कानून आया, उसी वक्त उसकी मुखालफत होना जरूरी था और लोगों ने की और उसकी कीमत भुगती। लेकिन अगर उस वक्त वह न की जाती और सही मौके का इंतजार किया जाता तो उस मुखालफत का कोई मतलब नहीं था। वैसे ही जैसे बाबरी मस्जिद का फैसला जब आया तो बाबरी मस्जिद की जमीन, वो पूरी जगह जिस तरह दे दी गई राम मंदिर बनाने के लिए, उस फैसले पर लोगों ने अपना एतराज जाहिर किया। बहुत लोगों ने सख्त एतराज जाहिर किया और बहुत सख्त लहजे में, तल्ख लहजे में जाहिर किया, और क्या उस वक्त की जरूरत थी। इसलिए प्रतिरोध या मुखालफत के बारे में ये समझना चाहिए कि वो दो तरह से हो सकता है, और खासकर जब आप हुकूमत के सामने, और हम एक ऐसी जमहूरियत में हैं जिसमें 5 साल पे चुनाव होते हैं, सरकारें बदलती हैं, सरकारें बदल सकती हैं और शांतिपूर्ण तरीके से एक सरकार दूसरी सरकार को आने देती है और वह जनता के फैसले को कबूल करती है, उसकी इज्जत करती है। दूसरे कि वह आती है अक्सरियत बनाकर, लेकिन हम ध्यान रखें कि उस अक्सरियत में हर तबके की भागीदारी होती है। हिंदू भी होंगे उस अक्सरियत में, मुसलमान भी होंगे, ईसाई भी होंगे, सिख भी होंगे। अगर इस अक्सरियत की शक्ल एक ही तरह की हुई, फर्ज कीजिए कि अक्सरियत एक ही तरह की दिखने लगी, तो खतरा पैदा होता है। तो फिर जो सरकार होती है वो उस अक्सरियत की सरकार हो जाती है और ऐसा लगने लगता है कि उस अक्सरियत का फर्ज है उस सरकार को बनाए रखना, और जो कोई भी सरकार के किसी कदम पर ऐतराज जाहिर करे उसे तब मुल्क का दुश्मन घोषित कर दिया जाता है और लोग उस पर टूट पड़ते हैं, जो पिछले 7 सालों से हो रहा है। और ये सबसे खतरनाक है। मुल्क एक बहुत खतरनाक दौर में पहुंच गया है, क्योंकि अक्सरियत जो जमहूरियत की अक्सरियत होती है उसकी शक्ल एक तरह की होती जा रही है। उसमें समाज के हर तबके का चेहरा नहीं दिखलाई पड़ रहा है और हर तबका उस अक्सरियत में अपनी शिरकत महसूस नहीं कर रहा है। तो हमारा फर्ज है एक शहरी के तौर पर, हिंदुस्तान में रहने वाले के तौर पर, कि हम हिंदुस्तान की भलाई और हिंदुस्तान की बेहतरी जिसमें समझते हैं हम उसकी बात जरूर करें। और अगर हमें लगता है कि हुकूमत के किसी कदम से हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचेगा तो हमारा फर्ज है बतौर बहैसियत हिंदुस्तानी और बतौर हिंदुस्तानी कि हम उस कदम के खिलाफ अपनी बात दर्ज कराएं। और जब हम दर्ज कराते हैं, बोल के करते हैं, हम आंदोलन करते हैं, यह सब कुछ प्रतिरोध जाहिर करने का तरीका है। जैसा मैंने कहा कि इस वक्त एक ऐसी सरकार हुकूमत में है जो, और यह बात इंडियन एक्सप्रेस ने कल लिखी, कि यह दरअसल जो इसके अलावा लोग हैं उनको दुश्मनों की तरह देखती है।
जबकि जो जनतंत्र है उसका तरीका यह नहीं है। संसदीय जनतंत्र का तरीका यह है कि अलग अलग तरीके से सोचने वाले हैं, ये विचारों की प्रतियोगिता है, एक तरह का कंपटीशन ऑफ आइडियाज है, और इसमें हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं। लेकिन मैं आपसे अलग सोचता हूं और आप ये कहने लगे कि आप मेरे मुखालिफ हैं और मैं आपको एक कदम भी नहीं, एक इंच जगह भी नहीं दूंगा इस मुल्क में, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं कहीं आपको दिखने नहीं दूंगा, मैं आपको खड़ा नहीं होने दूंगा, तो इसका मतलब कि आपने मुल्क को दो हिस्सों में बांट दिया है और आप एक तरह से मुल्क को सिविल वॉर की तरफ धकेल रहे हैं। तो हुकूमत जब ये करने लगे तो बहुत ही गैर मामूली हालात पैदा हो जाते हैं जो पिछले 7 सालों में पैदा हुए हैं, और ये दिखलाई पड़ रहा है कि हुकूमत ने अपने शहरियों पर, अपने ही लोगों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। अब मैं सिर्फ 1-2-3 उदाहरण दे रहा हूँ और अपनी बात मैं खत्म कर दूंगा और मैं आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि मुझे दूसरी मीटिंग में जाना है। वो ये है कि जब CAA के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ तो वह आंदोलन इस कानून के खिलाफ था। आप याद कीजिए, उसके पहले इस सरकार के आने के बाद एक लैंड एक्विजिशन बिल आया, उसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया। वो लैंड एक्विजिशन बिल के खिलाफ था, वह सरकार के खिलाफ नहीं था। किसान ये नहीं कह रहे थे कि सरकार इस्तीफा दो, वो कह रहे थे लैंड एक्विजिशन बिल वापस लो, आपने वापस लिया। उसी तरह CAA के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने अपने पूरे आंदोलन में यह मांग नहीं की कि सरकार इस्तीफा दे, उन्होंने कहा कानून को वापस लो, NRC की प्रोसेस को रोको, उन्होंने कहा। उन्होंने सरकार गिराने की बात नहीं की, उन्होंने सरकार के इस्तीफे की बात नहीं, लेकिन सरकार ने क्या कहा, जो आंदोलन कर रहे हैं वो मुल्क के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, जो आंदोलन कर रहे हैं उनको कपड़ों के रंग से पहचानो। उसी तरह दूसरे आंदोलनों को देख लें जिनमें कानूनों के खिलाफ अपनी बात कही जा रही है, और यह तो हो ही सकता है, लेकिन इस सरकार ने हर वैसे आंदोलन को देश के विरोध के आंदोलन के रूप में लोगों के सामने पेश किया। हर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, और आंदोलन जो बात करना चाह रहा था उस पे बात करने की जगह जो आंदोलन कर रहे थे उनको बदनाम करके उन पे बात करने की कोशिश की गई। और यही चीज अभी जो किसानों का आंदोलन है उसके साथ दिखलाई पड़ती है। सिर्फ CAA वाला तो छोड़ दीजिए, उसमें तो मुसलमान थे। आप मुसलमानों को शुरू से ही इस मुल्क में दोयम दर्जे का शहरी मानते हैं, आप मानते हैं कि वो पूरे हिंदुस्तानी नहीं हैं, आप उनको बदनाम करते रहे, आप उनको घुसपैठिया कहते हैं, आप उनको पाकिस्तानी कहते हैं, आप उनको बाबर की औलाद कहते हैं, आप उनको बेइज्जत करते हैं, ये सब कुछ आप करते हैं, तो उनको तो छोड़ दीजिए। लेकिन सिखों को लेकर तो आपको बड़ी हमदर्दी थी, लेकिन जब किसान पहुंचे अपनी मुहिम लेकर तो आपने पहला काम क्या शुरू किया हुकूमत, ये खालिस्तानी है, ये माओवादी हैं, तो आपकी पूरी हमदर्दी गायब हो गई। 1984 का तो आप जाप करते रहते थे सिखों के लिए इंसाफ की मांग का, लेकिन ये सिख किसान जब आपके कानून का विरोध करने पहुंचे तो आपने पूरे मुल्क में बदनामी की एक मुहिम छेड़ दी, उनको बदनाम कर दी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम एक बहुत गैर मामूली हालात में, ये संसदीय जनतंत्र का जो साधारण चेहरा होता है वो हम नहीं देख रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि हम एक तरह से फासिज्म को अपने सामने जड़ जमाते हुए देख रहे हैं। जो पीढ़ियां इस वक्त की हैं वे आगे जब तारीख लिखी जाएगी तो उनके नोट्स, उनकी रिपोर्टें, उनकी किताबें ये बतलाएंगे कि हिंदुस्तान में फासिज्म ने कैसे जड़ जमाई, कैसे उसको जगह दी गई, कैसे लोग उसको नहीं समझ पाए, कैसे लोग उसके शिकार हुए, और मुल्क को कैसे उसने अपने कब्जे में कर दिया। तो हम हैं एक बहुत मुश्किल घड़ी में, और हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम पूरी तरह से बेबस हो गए हैं या हम ऐसे तरीके निकाल सकते हैं कि इसकी जड़ें इतनी धंस जाएं कि फिर निकल ही ना सके, उसको कैसे सत्ता से हटा सकते हैं। शुक्रिया प्रोफेसर अपूर्वानंद साहब इस बातचीत का, और शायद आपको कहीं जाना है तो ये बातचीत अगली। मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि मैं बात बेहतर।
तो सलीम साहब, प्रोफेसर अपूर्वानंद निकल रहे हैं और जो उन्होंने बात रखी वो बिल्कुल सही बातचीत का ये अपूर्वानंद ने बात रखी कि जो मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी है ये आखिर में आकर पूरे डिसेंट को क्रश करता है। और जैसे पहले राउंड दौर में हम लोग बातचीत कर रहे थे कि वो तहजीब की, तो आखिर में गंगा जमनी तहजीब की बहुत बात यहाँ होती है, लेकिन जो हम सब बचपन से सुनते पढ़ते और देखते आ रहे हैं तो उसमें भी लगता है कि वो तहजीब एक तरीके से अपना इम्प्रेशन एक तरफा डालने की कोशिश करती रही और डिसेंट की गुंजाइश को भी उसने खत्म कर दिया, क्योंकि हमको सबको मालूम है कि गंगा का जमुना का जो मुकद्दर है वो गंगा में जम हो जाना है। और यही जो तस्वुर है आरएसएस का जो उसका पूरा तस्वुर कल्चरल नेशनलिज्म का है, जिसमें वो सिर्फ एक जबान की बात करते हैं, एक लिबास की बात करते हैं और फिर वो बात करते हैं एक ही जैसी तहजीब की, और वो कल्चरल नेशनलिज्म के जरिए डिसेंट को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे डिसेंट में ये जो 47 से सिलसिला शुरू हुआ और 2014 में हमने आकर देखा कि ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है और कुछ भी बात करने की गुंजाइश नहीं रही। और खासकर मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वहां तो अगर आप एक फेसबुक पोस्ट कर देते हैं तो आपको NSA लगना शर्तिया है। तो ये डिसेंट का जो नया फॉर्म है ये पहले भी कभी देखा गया है? आप लोगों ने कभी 70s के वक्त में देखा कि इस वक्त ही पूरे डिसेंट को क्रश करने की कोशिश हो रही है? तो ये नया तरीकेकार क्या है और इस पूरे माहौल में किस तरह से हम अपनी जंग को लड़ें और अपनी आवाज को, जो हमारा राइट टू डिसेंट है, उसको कैसे जाहिर करें? देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जब डिसेंट को क्रश करने के लिए सरकार पैनिक कब होती है? आप देखें कि 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी या 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत बनी थी, तो इनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं था। इनको ऐसा लगता था कि हम बड़े आराम से हुकूमत करेंगे, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और अच्छे दिन वगैरह वगैरह करके बहलाते रहेंगे। तो आप देखेंगे कि पहले 2-2.5 सालों में इनकी हिमाकतें तो हुई कि इन्होंने जनाब नोट बंद कर दिया और GST लगा दिया बगैर सोचे समझे, और उनका सब नाअहली साबित होती रही। लेकिन डिसेंट को क्रश करने की जो पैनिक बटन था वो नहीं दबा उस जमाने में। हुआ ये कि राफेल के बाद ये लोग डॉक में चले गए। पहली बार इनको ये लगा कि अब जो इलेक्शन आने वाला है हम इसमें हार जाएंगे। और ये बीजेपी के और RSS के जो इंटरनल सर्वेस थे उसके बाद भी इनको ये इशारे मिल रहे थे कि 220 के आसपास सीट्स आएंगी और उस सूरत में प्राइम मिनिस्टर को बदलना पड़ेगा। तो आप देखिए कि ये है 2018 की बात, जब इनको ये रियलाइज हो गया कि हमारे अंदर जो नारे हमने दिए थे, जो ख्वाब हमने दिखाए थे, उनको जो है वो शर्मिंदा ताबीर करने की सलाहियत नहीं, ये इन्होंने रियलाइज कर लिया। उसके बाद इन्होंने एक गेम खेला और वो सर्जिकल स्ट्राइक वाला, पुलवामा वाला, और उसकी वजह से ये हुकूमत में दोबारा आ सकी। उसके बाद से जो दौर शुरू हुआ 2019 के बाद का, तो वो लोग इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि भाई अब हमको सरवाइव करने के लिए जरूरी है कि हम जो है वो फैशिज्म के रास्ते पर चले, जिसका जिक्र अभी अपूर्वानंद साहब ने किया। फैशिज्म का काम करने का तरीका ये होता है कि आप जो है वो किसी कमजोर कम्युनिटी को या माइनॉरिटी को डिमोनाइज करते हो और ये बताते हो कि भाई सारे प्रॉब्लम्स जो है वो इसी की वजह से हैं और हम जो है वो इन लोगों ने तुम पर जुल्म किया है और तुमको इससे बदला लेना चाहिए। इस तरह से वो जो है वो अपने फेलियर्स की तरफ से तवज्जो हटा देते और लोगों को जो है वो उलझाए रखते हैं उन लोगों के खिलाफ, और लोग उसी चक्कर में इनको वोट देते रहते हैं। इसलिए आप ये देखें कि
इन्होंने इलेक्शन के बाद सबसे पहला काम वो जो 3 तलाक वाला बिल है वो पास किया। उसके बाद फिर इन्होंने जनाब 370 का खात्मा किया। उसके बाद फिर इन्होंने बाबरी मस्जिद का फैसला करवाया और जा करके शिलान्यास किया। तो ये असल में इनकी ये बात समझ में आ गई कि इस तरह की फाशिज्म के बगैर, देखिए आरएसएस का जो नजरिया है वो 2014 में भी था और 2019 में भी था, लेकिन 2014 में वो जो नजरिया है और जो गंगा जमुना में जाती है वगैरह वगैरह, किसी को बर्दाश्त नहीं करना, ये सब बातें नहीं, लेकिन 2019 के बाद होने लगी। तो सेम लोग जब अपना ट्रैक चेंज करते हैं तो क्यों चेंज करते हैं? इनके अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ गया और ये फासिज्म उसी वक्त जो है वो ज्यादा उबल के बाहर आता है। आप देखें कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जब इलाहाबाद का फैसला आया, इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश चला गया और शानदार जीत गई, उसको फासिज्म की जरूरत नहीं थी, गरीबी हटाओ चल रहा था, कोई फासिज्म की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब फैसला आ गया इलाहाबाद का तो फिर उसके अंदर का फासिस्ट बाहर आ गया। उसने इमरजेंसी लगा दी, सब लोगों को जेल में डाल दिया अपने मुखालिफिन को, और मीसा कानून बना दिया वगैरह वगैरह। तो ये चीज है कि इन लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ गई है और ये लोग समझते हैं कि अगर हम कोई डिलीवर नहीं कर सकते, वी आर नॉट एबल टू डिलीवर व्हाट वी प्रॉमिस्ड, तो इसलिए अब ये लोगों को बहला फुसला रहे हैं। और आप देखें कि इनकी इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद जो इलेक्शन हुआ झारखंड का, वो हार गए। सीए एनआरसी का बाद जो इलेक्शन हुआ दिल्ली का, वो हार गए। और उसके बाद राम मंदिर के शिलान्यास के बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें भी इनको कोई खास कामयाबी नहीं हुई। कश्मीर के इलेक्शन का 370 का भी फायदा उठा करके ये तीनों रियासतें जीत नहीं सके। तो जैसे जैसे इनकी नाकामियां बढ़ती जा रही है और इनके अंदर जो है वो इनसिक्योरिटी बढ़ता जा रहा है और इनका जो है वो अंदर का जो दरिंदा है वो उभर के बाहर आ रहा है। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग डराना चाहते हैं, लेकिन जब लोग इनसे नहीं डरेंगे तो फिर ये और डर जाते हैं। तो इनकी जो सियासत है वो डराने की सियासत है। ये अपने वोटर्स को भी डरा रहे हैं कि मुसलमान आ जाएंगे तो फिर तुमको पता नहीं क्या कर देंगे, और मुसलमानों को भी डरा रहे हैं, किसानों को भी डरा रहे हैं, यलगार परिषद वालों को भी डरा रहे हैं। यानी जो कोई भी जिससे इनको खतरा महसूस होता है उसको ये लोग जो है वो डराने धमकाने लगते हैं, और उसके पीछे जो इनकी नफ्सियात है, इनकी साइकी है, वो ये है कि ये डरे हुए हैं। लेकिन इसके नतीजे में एक एक से डर निकल रहा है, और जब सब लोग निडर होकर के मैदान में आएंगे तो फिर इन डरपोक लोगों को जो है वो मैदान छोड़ के जाना पड़ेगा। और इसलिए मैं पुरुमिद हूँ, इसलिए कि दुनिया भर में फाशिज्म ने इसी तरह से काम किया। हिटलर ने जो है वो यहूदियों को पकड़ के जो है वो डिमोनाइज किया, ये लोग मुसलमानों को डिमोनाइज कर रहे हैं। और इंदिरा गांधी ने भी, सच्ची बात यह है कि सिखों को डिमोनाइज किया था। हमने खुद देखा है कि गोल्डन टेम्पल में उसने क्या किया और किस तरह से उनको डिमोनाइज किया, किस तरह दिल्ली में फसादात हुए, किस तरह से उनको जस्टिफाई किया गया। लेकिन ये डेमोनाइजेशन की जो सियासत है वो ज्यादा दिन चल नहीं पाती है, लोगों की समझ में आ जाता है। हिटलर नहीं टिक सका, इंदिरा को जाना पड़ा, और ये लोग भी जाएंगे। तो ये एक वक्ती फायदे की चीज है जो कि ये हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये कि अभी तक की तारीख या इतिहास ये बताता है कि ये सस्टेन नहीं होता है, इसलिए इनको भी सस्टेनेंस नहीं मिलेगा, ऐसा मुझको लगता है। शुक्रिया सलीम साहब ये इस बातचीत के लिए। आसिफ, आप बहुत सारी जगह में गए, बिहार में गए, झारखंड में गए, महाराष्ट्र में गए, अलग अलग राजस्थान में गए। आपने कभी सोचा था कि जो जामिया से एक छोटा सा मूवमेंट शुरू हुआ, कुछ मुस्लिम नौजवानों ने इसको अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई समझी, या एग्जिस्टेंस की लड़ाई में, आइडेंटिटी से बढ़ के एक लड़ाई है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, जब महाराष्ट्र में, आसाम में आप जाकर देखते हैं तो आपको ये उम्मीद थी कि ये इस तरह का मूवमेंट बन सकता है? एक बात। दूसरी बात, एज अ यूथ लीडर
आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ सोचते हैं कि आपको क्या आप ऐसा करेंगे, या आपके पास कौन सा ऐसा आइडिया है जिससे इन तमाम प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सके? छोटा सा संक्षेप में जवाब दीजिएगा। जी नदीम भाई, जामिया से जब मोमेंट शुरू हुआ और बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा मोमेंट जो है वो खड़ा हो पाएगा। हम लोग क्योंकि ये सोच रहे थे कि जामिया के सड़कों पे ही जो तक ही ये महदूद रहेगा। मोमेंट शुरू होने से पहले जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जामिया आए थे और उन्होंने ये कहा था हम लोगों से कि जामिया हो, जेएनयू, अलीगढ़ एक फोरम बना के हम इसको नेशनल लेवल पे जो है लेकर जाएंगे। जेएनयू के स्टूडेंट, जामिया के स्टूडेंट, इन्होंने एक मतलब कि जेएनयू ने एक प्रस्ताव जो है वो जामिया के सामने रखा था, जामिया स्टूडेंट्स के सामने। तो सडनली मेरे मुंह से ये निकला, एक सच्चाई है, हकीकत है कि आप जो है वो पॉलिटिकल बहुत ज्यादा अवेयर है, वहाँ पे जेएनयू में एक अच्छा ग्राउंड है, लोग काम करते हैं, लेकिन हमारे लिए बेहतर यह है कि ओखला में 5 लाख लोगों की आबादी है, तो आप लोग नेशनल लेवल पे कीजिए, इंटरनेशनल लेवल पे कीजिए, लेकिन हमारे लिए ओखला छोड़ दीजिए। हम ओखला में से इसका आगाज करेंगे और ओखला के लोगों को, ओखला के जो मुसलमान हैं उनके अंदर कम से कम ये चीजें डालने की कोशिश करेंगे कि देश के जो हालात हैं वो डायरेक्टली मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आपके हालात और भी खराब होते जाएंगे। तो हम लोग यही सोचे थे एज जामिया के जो स्टूडेंट्स है कि हम जो है जामिया तक ही रहेंगे, मतलब शाहीन बाग का भी तस्वुर नहीं था, तो जामिया तक ही रहेंगे और जामिया से ही जो है मोमेंट चलाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जामिया में जो हादसा हुआ, कुछ हादसे जो हैं वो फायदा एक तरह से कहा जाए कि पहुंचा, और उसके नुकसान तो जरूर हुए, लोग मारे, किसी के हाथ चले गए, किसी के पैर चले गए, लेकिन इसका जो फायदा ये हुआ कि इसकी वजह से जो पुलिस की ब्रुटैलिटी थी और इससे जो है उनको ये सब कुछ क्लियर हो गया पूरे हिंदुस्तान को कि बिल्कुल जो है ये लोग जुल्म के खिलाफ और अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान के लिए जो है लड़ाई शुरू किए थे, लेकिन जो है इनको भी टारगेट किया जा रहा है और इनको भी परेशान किया जा रहा है और इनकी भी आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो जिससे पूरा हिंदुस्तान जो है वो जागा और फिर पूरे हिंदुस्तान में जो है एक मोमेंट शुरू हुआ, बिहार से लेके बंगाल और केरल और पूरी मतलब कि आप ये कहें कि हिंदुस्तान के कोने कोने में एक एक स्टेट में और एक एक स्टेट का एक एक डिस्ट्रिक्ट में 4-4, 6-6 जगहों पे जो है वो शाहीन बाग के पैटर्न पे जो है वो प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक कामयाब मोमेंट जो है वो चला, जिसका नेतृत्व जो है वो महिलाओं ने किया। हर जगह जहां भी मैं गया मोमेंट के दरमियान, उसमें ये देखने को मिला कि सारे मोमेंट्स में जो है उसका नेतृत्व जो है वो महिलाएं कर रही थी। वो महिलाएं जिनको बार बार ये कहा जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट की तरफ से कि ये इनको जो है मुस्लिम मर्द जो है अपनी औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, इनको अधिकार नहीं देते हैं, और फिर हम ट्रिपल तलाक पे जो है वो कानून लेकर आएंगे और इनको अधिकार दिलाने की बात करेंगे, बात कर रहे थे। लेकिन वही मुस्लिम महिलाएं जब अपने अधिकार के लिए सड़कों पे आती हैं और अपना अधिकार, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए कि हाँ हम एक हिंदुस्तान के नागरिक हैं, ऐसे जरूरत नहीं थी साबित करने की, लेकिन ये कि हाँ हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान में जो है वो कुर्बानियां दी हैं, तो हम कहीं नहीं जाएंगे हिंदुस्तान को छोड़कर। जब ये बात करने के लिए मुस्लिम महिलाएं सड़कों पे आई और एक मोमेंट को नेतृत्व किया, तो फिर उसके बाद किस तरह के कमेंट्स किए गए या किस तरह से उनको टारगेट किया गया वो सबके सामने है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान में जो मोमेंट चला और जो जामिया से शुरू हुआ और पूरे हिंदुस्तान में फैला, वो एक ना एक तरह से कामयाबी की तरफ जो है हम लोग कहीं ना कहीं जो है बढ़े हैं। पूरी तरीके से कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन जो है इंशाअल्लाह आगे जो है जब भी इस देश को जरूरत पड़ेगा, सिर्फ मुस्लिम अपने लिए ही नहीं, लेकिन अभी सबसे जरूरत यह है कि मुसलमान खुद अपने अधिकार की लड़ाई लड़े, अपनी आइडेंटिटी की, अपनी पहचान की लड़ाई लड़े। लेकिन जरूरत यह है कि इस देश को जब भी जरूरत पड़ेगा, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, ट्राइबल्स हो, उनके अधिकार के लिए भी, चाहे वो किसान अभी बैठे हुए उनके अधिकार की भी अगर बात आएगी, मुसलमान पहले भी उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे थे, उनकी आवाज से आवाज मिला रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल सिचुएशन ऐसा है कि डायरेक्ट मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है और सबसे पहला निशाना, मैंने शुरू में भी एक बात कही थी कि लोकतंत्र का सबसे मजबूत खंभा मुसलमान है और पहले मुसलमान को ही जो है ये टारगेट कर रहे हैं।
तो मुसलमान को ये चाहिए कि जिस तरह से सीए एनआरसी के मोमेंट्स के दरमियान वो बाहर निकल के आए। अभी गजाला मैम ने कहा कि वो मोमेंट बिल्कुल, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, जेल से जाने से पहले भी कोविड चल रहा था तब भी, और कोविड अभी जब जेल से बाहर आया हूँ और कोविड, कि सीए का जो मोमेंट है वो कभी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि सीए के मोमेंट में हमारा क्लियर डिमांड ये था कि आप जो है सीए को प्रॉपर तरीके से जो है वो खत्म करें, सीए वापस लें, कानून को ही खत्म करें। तो जब तक ये कानून खत्म नहीं होगा तब तक ये मोमेंट खत्म नहीं होगा, और ये मोमेंट तब तक चलता रहेगा, और हम लोग इसको लेकर जाएंगे आगे तक। ये कैसे जाएगा, इसका क्या रोड मैप होगा, इसका क्या प्लान है, इस पे तमाम कौमी और मिली तंजीमें, तमाम ऑर्गेनाइजेशन, तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों को बैठ के इस पे एक डिस्कशन करना चाहिए। इस पे बातें होनी चाहिए कि आगे मोमेंट को कैसे चलाया जाए। पैटर्न चेंज हो सकता है, पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन जो है इस पे डिस्कस होना चाहिए कि मोमेंट को आगे कैसे कंटिन्यू करना है, मोमेंट कैसे चलाना। मोमेंट खत्म नहीं हुआ था, जब तक डिमांड्स क्लियर नहीं होंगे तब तक मोमेंट्स पूरे नहीं होंगे, तब तक जो है मोमेंट्स खत्म नहीं होंगे। दूसरी चीज ये है कि अभी जो हमें क्या करना चाहिए इस वक्त, सबसे अहम चीज ये है कि ये अधिकार की जो लड़ाइयां हम लड़ रहे हैं उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि अधिकार की लड़ाई अगर हमें अधिकार मिल भी जाता है तो उसके लिए जान का होना बहुत जरूरी है, तब तो हम उस अधिकार का जो है वो लाभ ले पाएंगे। लेकिन कोविड की वजह से थर्ड फेज आने के चांसेस हैं, तो इसमें यह है कि हम क्या कोविड को नजर में रखते हुए अपनी जान को कैसे महफूज रखें, अपनी जान को कैसे बचाएं। क्योंकि सेकंड फेज में जो हालात हिंदुस्तान के हो गए हैं वो सबके सामने हैं कि किस तरह से मौतें हुई, किस तरह से जो है वो ऑक्सीजन की वजह से लोगों की जान चली गई। तो देश कितने बुरे वक्त से जूझ रहा है, इसको समझने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं इस सरकार से तो उम्मीद नहीं है, तो इंसान को खुद आगे आके, ऑर्गेनाइजेशंस को आगे आके, कम्युनिटी को आगे आके जो है इस बात को सोचना चाहिए कि लोगों की जान कैसे बचे। लोगों की जान बचेगी तो अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे तो फिर वो अधिकार जो है हमें मिलेगा, तो उसका लाभ भी हम उठा पाएंगे। तीसरी चीज ये है कि अब हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां शायद हमारे लिए ये कहना, क्योंकि कल 15 अगस्त है, हम 75 से जो है इंडिपेंडेंस डे जो है वो मना रहे हैं। तो एक ऐसे देश में जहां मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ ये शेयर कि जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, जो धरती भूख उगलती हो, जहां दुख फलक से गिरता हो, जहां भूखे नंगे बच्चे भी राहों पे पाले जाते हो, जहां सच्चाई के मुजरिम भी जिंदा में डाले जाते हो, जहां मजलूमों के खून से मैल अपने धोए जाते हो, उस देश की मिट्टी बरसों से ये दुख जिगर पे सहती है और अपने देश के लोगों को जश्न आजादी मुबारक कहती है। बहुत शुक्रिया। बहरहाल आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई नेता बनने वाली। तो बात जो उन्होंने अपने शेर से कही, तो साहिर के शेर से बात इन्होंने अपनी खत्म करी। तो अहमद फराज ने एक बार ये कहा था कि न हमारे हालात बदलते हैं और न हमारे शेर पुराने होते हैं। तो साहिर, हबीब जालिब, फैज अहमद फैज की जो शायरी थी उस दौर में आज से 75 साल पहले, वो आज भी उसी माहौल, आज के माहौल में वैसे ही फिट होती है जैसे उस दौर में 75 साल पहले थी। ये 75 साल की आजादी का जो स्टेटस है वो ये बात जाहिर कर देता है। तो दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही सही, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो बहरहाल इस शाम में जब हमने अंग्रेजों से आजादी पाई थी, तो आज शाम से लेकर कल शाम तक आजादी अंग्रेजों से मिली थी, लेकिन फिल्में पाकिस्तान के खिलाफ चलेंगी और धुआंधार चलेंगी, जिसमें हमारा जो कैरेक्टर का डिमोरलाइजेशन है वो खूब किया जाएगा और खूब गंदे तरीके से पेश किया जाएगा। बहरहाल आज के प्रोग्राम और ये जो पीएसएफ अपना प्रोग्राम कर रहा है, प्रोफेशनल यूथ्स का ये ग्रुप जो प्रोग्राम कर रहा है, तो खुशी इस बात की है कि हम लोगों ने जब ये यूनाइटेड अगेंस्ट हेट भी जब फॉर्म किया था, तो हम लोग लगातार दिल्ली और आसपास के जितने भी इलाके हैं उनमें सब जगह गए और वहाँ प्रोग्राम किया। और हमारी कोशिश ये थी कि जितना भी यूथ है, हम कोई संगठन नहीं थे, कैंपेन है और कैंपेन की तरह काम करते हैं, तो हमारी कोशिश ये थी कि इन पूरे इलाकों के यूथ को मुल्क के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंगेज किया जाए। चाय की दुकानों से लेकर जो सॉफ्टवेयर कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं, जिनको ये लगता है कि मेरा कार का इंस्टॉलमेंट और हाउस का इंस्टॉलमेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको ये भी समझना चाहिए कि कोई दिन ऐसा आएगा जब आपकी ये सारी चीजें बेईमानी हो जाएंगी। और फिर सीए के मूवमेंट में हम सब लोगों ने ये देखा,
मैं तकरीबन 14 डिस्ट्रिक्ट में आसाम के गया हूँ और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से लेके एमएलए, प्रोमिनेंट लोग, उनकी जिंदगी कई सालों से खत्म है और वो सिर्फ अभी डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। साउथ आसाम का रह रहा है तो नॉर्थ आसाम में उनका हियरिंग हो रहा है, नॉर्थ आसाम का है तो साउथ आसाम में हियरिंग हो रहा है। मालूम नहीं कि उसका रिजल्ट कब आएगा, ट्रिब्यूनल में ओपन बायसनेस है। तो बहरहाल ये एक सीए एग्जाम्पल है, तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहने चाहिए और इस पूरे माहौल को में किस तरीके से हम अपने यूथ को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, इस मुल्क के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कैसे इंगेज करते हैं, ये कोशिशें जारी रहनी चाहिए। वो प्रोग्राम के जरिए भी हो सकती हैं, इंटरेक्शन के जरिए भी हो सकती हैं और तमाम दूसरे उसके मराहिल भी हैं। तो कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए मैं डॉक्टर सलीम साहब के पास आता हूँ। हालांकि सलीम साहब ने एक पीपीटी बनाई थी, लेकिन ये था कि हम लोग डिस्कशन करेंगे तो वो पीपीटी इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में शेयर कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये सारे हालात हमारे सामने हैं कि जब हम जब बात करते हैं तो हमारे खिलाफ एक माहौल ऐसा बन चुका है जिसमें हमारे मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालकर भी रेप करने की बात कही जाती है और उसके बाद एक छोटे से स्टेटमेंट के लिए 4 जगह शर्जील इमाम जैसे लोगों पर यूएपीए लगा दिया जाता है, जबकि वो पूरा डिबेट जो है वो नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स में मौजूद है और एक नहीं सैकड़ों लोगों ने उसको चिकन नेक के बारे में बात कही। खालिद सैफी जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में, खासकर दिल्ली के सराउंडिंग में कहीं भी कोई लिंचिंग के केस होते थे, कुछ भी होते तो वो एक आइडेंटिटी बन गए थे, उम्र के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही हम डिसेंट की बात करते हैं और खुलकर बात रखना शुरू करते हैं तो हमारे ऊपर एक कानूनी शिकंजा कस दिया जाता है। फिर वो 10 साल, 12 साल, 15 साल। आसिफ इकबाल यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये लकी हैं जो पहले आदमी हैं जो 1 साल के अंदर अंदर यूएपीए को मात देकर बाहर आ गए, वरना ये मामला बहुत कम लोगों के साथ हुआ है। एक तरफ तो ये हमारी पोजीशन है, दूसरी तरफ हमारी जो इंगेजिंग कम्युनिटीज हैं, जाहिर सी बात है कि हम जो एक पर्टिकुलर अपर कास्ट एजेंडा इस मुल्क में चल रहा है उनसे तो जाहिर है कि हम इंगेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरी कम्युनिटीज हैं जो प्रोफेशनली एज अ कम्युनिटी के दायरे में आती हैं या रिलीजियस कम्युनिटी के या मार्जिनलाइज सेक्शन में आती हैं, तो उनकी हमसे शिकायत ये है कि आपका अपना मसला जब होता है तो आपका शोर मचाने का अंदाज दूसरा होता है, और जब किसी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आ रही है उनके साथ जब ये मामला होता है तो आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और आपकी तरफ से कोई आवाज नहीं उठती है। जैसा कि आदिवासियों के साथ जितना एक्सप्लॉयटेशन इस मुल्क में हुआ, जितना डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया, जो है वो तमाम ग्रीन हंट के नाम से, सलवा जुडम के नाम से, उसके साथ साथ हमने गुजरात के कम्युनल वायलेंस को आप सब ने देखा है। गुजरात में तो फिर भी कुछ अरेस्ट हुई हैं, लेकिन कंधमाल में जिस तरह से 50,000 ईसाई महीनों जंगलों में पड़े रहे और एक सिंगल अरेस्ट भी नहीं हुई उस पूरे मामले में, लेकिन हम उनके फेवर में नहीं खड़े हुए। तो ये तमाम मुस्लिम यूथ के लिए आपकी नजरों में वे फॉरवर्ड क्या है कि किस तरह से हमको काम करना है ताकि हम एक लॉन्ग टर्म, कोई हमारे लीडर्स जो यूथ लीडर आए हैं वो एक लॉन्ग टर्म गेम प्ले कर सकें और अपनी सोसाइटी को कुछ डिलीवर कर सकें, और साथ के साथ वो जो दूसरी मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं उनके साथ कुछ इंगेजमेंट सही मायनों में हम कर सकें। इसी पे हम अपना प्रोग्राम खत्म करेंगे आपकी बातचीत पे। देखिए, आपका जो आखिरी सवाल है कि हम दूसरों के लिए क्यों नहीं उठते, तो ये है कि इस्लाम हमसे कहता है कि सभी के लिए उठो, लेकिन इस्लाम की बहुत सारी तालीमात से हम लोग बेबहरा हो गए हैं, तो इस तालीम से भी बेबहरा हो गए। और हिंदुस्तान का ये माहौल भी है कि यहाँ कोई किसी के लिए नहीं उठता। आदिवासियों की जो सुबह होता है उसमें भी गैर आदिवासी उनके लिए नहीं आते, और खुद सीएए के वक्त ये बात सारे लोग महसूस करते थे कि मुसलमान इस तहरीक को चला रहे हैं और दूसरे लोगों को खींच खींच के लाओ तो नहीं आते। तो ये खुदगर्जी का माहौल है इस मुल्क में, मुसलमानों को इससे महफूज रहना चाहिए था लेकिन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो इसको हमको दूर करना पड़ेगा और इसका यही तरीका है कि इस्लाम की जो ये तालीम है कि आप जो है वो सभी के लिए इंसाफ के अलमबरदार बन के उठो, उसको आम किया जाए और उसका जो अजर है वो भी बताया जाए। आमतौर से मुसलमान उस काम के लिए जाता है जिसका अजर हो, उसको अगर महसूस होगा कि अगर मैं दूसरों के खिलाफ जुल्म के लिए हटाने के लिए उठूंगा तो भी मुझको उतना अजर मिलेगा जितना मुसलमानों के लिए मिलता है।
तो वो इसके लिए भी आगे आएगा। लेकिन दूसरी 2-3 बातें, वो जो रोना धोना है, ये हुकूमत आई है, ये हम पे लगाएगी और फिर ये जाएगी और फिर ये खत्म होगा, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। एक बात आपने ये कही थी कि ये जो कानपुर में जो नारे लगे और जंतर मंतर में जो नारे लगे, ये सरकार के बदलने के बाद भी बाकी रहेंगे। मुझको ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि ये जो नारे लगाने वाले लोग हैं, ये ऐसे बुज़दिल हैं कि जैसे ही इनके ऊपर पुलिस का हाथ पड़ता है, ये अपनी राग बदल देते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैंने इसको सही समझ के किया। अश्विनी कुमार का हमने देख लिया, कितना लंबा राग उसने गाया, हालांकि वो तो सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो जस्टिफाई कर सकता था। तो जैसे ही ये हमने देखा कि झारखंड में पहले सरकार थी, ये लोग बहुत उछलते थे, सरकार बदली, उछल कूद कम हो गई। महाराष्ट्र में फडणवीस के जमाने में ज्यादा उछल कूद थी, अब सीधी लाइन पे आ गए हैं। बंगाल में आप देखिए कि प्री पोल ये लोग इतने उछलते थे, जब देखा गया दोबारा हार गए तो लाइन से जो है वो जा करके वो पत्ते जो है वो चुनने लगे, फूल को छोड़ दिया। तो ये सोचना कि ये बहुत बहादुर लोग हैं और जब इनकी सरकार नहीं रहेगी, इंतजामिया नहीं रहेगी और पुलिस इनको बचाने के लिए नहीं खड़ी होगी, तो भी ये जो है वो बाहर आके कुछ काम करेंगे, इसकी इनकी तारीख नहीं है। अंग्रेजों के सामने ये नहीं खड़े हुए, इंदिरा गांधी के सामने लेट गए ये लोग जब इमरजेंसी लगी तो इसलिए आगे जाकर के ये मैदान में आकर के मुकाबला करेंगे। ये तो जब तक पुलिस इनके साथ है तब तक ये चलते हैं। जिस दिन पुलिस ऊपर से पुलिस पे डंडा आएगा कि इनको अंदर करो, तो ये सब अपने घरों में जाकर घुस जाएंगे। खैर, ये दूसरी बात। देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है उसके ताल्लुक से मैं 1-2 बात कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान को जो आज़ादी मिली ना, अंग्रेजों से आज़ादी मिली, लेकिन अंग्रेजों के जो नजरियात थे वो हमने ले ली और नजरियाती आज़ादी नहीं। तो जो कुछ अंग्रेज कर रहे थे, मतलब बाहर के लोग जो कर रहे थे हिंदुस्तानियों के साथ सुलूक, उससे मिलता जुलता या कुछ बेहतर सुलूक हमारे हुक्मरानों ने करना शुरू किया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो इसी में पाई जाती है, डिसेंट और सेडिशन में। अब देखिए, 1860 का एक कानून है, जब वो इसमें आपके दस्तूर में लेने की बात आई संविधान में, तो के.एम. जोशी जो है, के.एम. मुंशी साहब थे, उन्होंने बड़ी लड़ाई की साहब। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत चीज है, एक आजाद मुल्क में, सवरीन मुल्क में इसकी जरूरत नहीं है, और किसी तरह से वो सेडिशन लफ्ज को छोड़ा गया। उसके बाद भूपेंद्र सिंह ने कहा तो, लेकिन उसी साल, यानी आप सोचो 47 को आजादी मिली, 50 को दस्तूर बना। 50 में ही एक फैसला गया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, और उसमें वो जज जो अंग्रेज था और एक हिंदुस्तानी था, उन्होंने कहा कि अब आजाद हो गए, अब सेडिशन रोडिशन की क्या जरूरत है, इसको हटाओ। जैसे ही वो जज ने ये बात कही, 1951 में हिंदुस्तान के दस्तूर में पहला अमेंडमेंट हुआ, और वो डिसेंट को दबाने के लिए था। और सेडिशन का कानून वापस लाया गया, और उसमें जो चीजें अंग्रेजों ने नहीं रखी थी वो 2 चीजें बढ़ा दी गई, यानी पब्लिक ऑर्डर और एनिमी नेशन के साथ ताल्लुक रखेगा तो भी आपको सेडिशन लगा देगा। तो आप ये समझ लें कि डिसेंट जो है वो शुरू से ही दबाने का काम। शुरू में इनको जरूरत नहीं पड़ी, पंडित जी को जरूरत नहीं थी, इसलिए नहीं दबाया। अगर जरूरत पड़ती तो कोई नहीं कह सकता कि वो नहीं दबाता। बहरहाल, तो जब आपने नजरियात ले लिए वेस्ट के, वहां पे दबाया जाता है। अमेरिका में भी अभी भी हम देख रहे हैं कि ब्लैक जो है वो मैटर्स अभी भी चल रहा है, यूरोप में चल रहा है। आपने वो नजरिया लाया तो यहाँ भी चलेगा, और ये जो फस्तायत जर्मनी में थी वो आपने यहाँ लाई तो यहाँ भी चलेगा। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पंडित नेहरू ने शुरू में कुछ काम अच्छे किए, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, लेकिन उन्होंने सोशलिस्टिक पैटर्न को अपनाया, और सोशलिज्म ग्लोबल लेवल पे फेल हो गया। ये एक हकीकत है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। सोवियत यूनियन टूट, उसके बदली में जो कैपिटलिज्म आया, तो कैपिटलिज्म जो है वो लाया तो नरसिम्हा राव ने, और हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने इसको जो है जनाब क्रोनिक कैपिटलिज्म बना दिया, यानी एक स्टेज आगे कर दिया। ये फिस्तायत भी जमहूरियत की अगली स्टेज है। इसी तरह से कैपिटलिज्म की अगली स्टेज क्रोनिक कैपिटलिज्म है, कि जो कुछ भी मिलेगा वो उन्हीं दोनों को मिलेगा,
अंबानी और अडानी को, और वो जो है वो पब्लिक को लूट के इनको चंदा देंगे और इस तरह से ये साइकिल चलेगा। तो दोस्तों ये जो नजरिया है, अब इस बात की जरूरत है, जब हम ये कहते हैं कि डिसेंट नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? डिसेंट नहीं होना चाहिए तो हर एक को अपने ख्यालात के इजहार की आजादी होनी चाहिए, और वो अपने नजरियात को पेश करेगा, वो जो है अल्टरनेटिव सिस्टम पेश करेगा, और हर कोई उस पर जो है वो खुले जहन से गौर करेगा कि हाँ भाई, ये जो नजरिया है इसको हम 70 साल पाले, इसको दूसरे लोगों ने तो 200 साल पाला, लेकिन इससे मसाइल हल नहीं होते। तो अगर कोई तीसरा आदमी खड़ा होता है, वो ये कहता है कि भाई आप जो है वो इंसानों की बात करेंगे, इंसानों की गुलामी की बात अगर खत्म नहीं करेंगे तो जनाब ये चलता रहेगा। तो आप इस पर गौर कीजिए कि हमको जो है वो इंसानों की गुलामी से निकल के अपने खालिक को मालिक की तरफ जो है वो आगे जाना चाहिए, उसको अपना आका बनाना चाहिए, तभी ये गुलामी दुनिया के सारे इंसानों की खत्म हो जाएगी। तो ये बात को जो है वो आज़ादी के साथ कहना और आज़ादी के साथ सुनना और गौर करना और उस पर गुफ्तगू होना, उस पर इंटरैक्शन होना, ये जो सिस्टम है इसके मुतबादिल सिस्टम पर जो है वो मुल्क में जब गुफ्तगू होगी तो सही माना में आज़ादी होगी, और अगर उसको नहीं दबाया जाएगा तो डिसेंट जो है वो नहीं होगा। और जब ये होगा तभी जो है हम इस सिस्टम को सही कर सकेंगे और इस सिस्टम को जो है इससे बेहतर सिस्टम से रिप्लेस कर सकेंगे। और अगर ये नहीं होगा, डिसेंट को दबाया जाएगा, जो भी अलग बात करेगा उसके खिलाफ जो है आप जोर जुल्म करना शुरू कर देंगे, तो सही बात है वो थोड़े दिन तक परेशान होगा, लेकिन अल्टीमेटली जब वो सस्टेन करेगा अपनी बात को तो लोगों की समझ में उसकी बात आएगी। इस सिस्टम का फेलियर तो ये लोग समझा रहे हैं, और वो जो अल्टरनेटिव पेश कर रहा है उसकी बात जो है वो लोगों की समझ में आएगी और लोग इसके मुतबादिल निज़ाम की तरफ जाएंगे। और सही आज़ादी वही है कि जिसमें लोग खुले जहन से हर उस बात को जो उसके सामने पेश की जा रही है, चाहे वो अपनी हो या पराई, उस पर जो है वो खुले जहन से गौर करें और अपने तौर से आज़ादी के साथ उसके साथ जाने का फैसला करें। और ऐसा करने में उसको रोकने वाला, उसको दबाने वाला कोई ना हो, वो है असल आज़ादी। जब तक कि वो आज़ादी नहीं आएगी तब तक लाल किला से तकरीरें होंगी, तालियां बजेंगी, फिल्में जैसा कि आपने बताया चलेंगी, लेकिन अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे और अवाम जो है वो ना अपने खालिक को पहचान सकेंगे और ना दूसरे इंसानों के साथ बराबर का रिश्ता इस्तवार कर सकेंगे। तो यही बात पे मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा इस उम्मीद के साथ कि वो आज़ादी हमारे मुल्क में आएगी और उसमें जो है लोग इस सिस्टम के अल्टरनेटिव सिस्टम पर भी जो है वो गौर करेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये जो आपने बात कही कि जैसा कि अहमद फराज कहते हैं कि मैं सलामत रहूं कि कट गिरूं, यकीन है मुझे तमाम कि यही सारे सितम कोई तो गिराएगा, मेरी इज़ा नसीबियों की कसम, मेरी कलम का सफर यूं रहेगा न जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और ओवर टू यू मज़हर हुसैन साहब। Yeah, thank you, Brother Nadeem Khan, for an excellent discourse on the topic of freedom and dissent. Now, I would like to invite PSF Mumbai City President, Brother Yahya, for a brief vote of thanks. Over to you, Brother Yahya. Thank you. I would like to extend my sincere thanks to Dr. Ghazala Jamil, who joined us from and gave us her time. All the guests, basically, सारे गेस्ट ने अपना कीमती वक्त हमें दिया यहाँ पे। डॉक्टर अपूर्व आए और उन्होंने अपनी बात कही, साथ में डॉक्टर गजाला जमील आई, उन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में बात अपनी रखी। डॉक्टर सलीम खान आए, डॉक्टर सलीम खान साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने अपनी बात और बहुत ही अच्छे अंदाज में रखी। आसिफ भाई का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ। वो ट्रैवल कर रहे थे जबकि उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ मैं दिल्ली इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा टाइम पे, और उन्होंने आके अपनी बात को मुकम्मल किया। और इस पूरी बात को जोड़ने का काम जो नदीम भाई ने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और बात जो पहुँचना चाहते थे, हम जो पहुँचाना चाहते थे अपनी ऑडियंस तक, इंशाल्लाह वो बात ज़रूर पहुँची। और इस टॉपिक को इंशाल्लाह और भी एक्सटेंड करेंगे
इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे, और ताकि ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस इसको देखे और इससे सबक हासिल करे और इससे इस पर अमल करना शुरू करें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। और अब हम इस टॉपिक का और इस प्रोग्राम का यहाँ पे इख्तिताम के ऐलान करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। Thank you. शुक्रिया भाई, थैंक यू। शुक्रिया।